हेलो एवरीबॉडी। मैं एस के पांडे, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री। आज हमारे सामने रितु रानी उपस्थित हैं, जो इस बार यूपी पीसीएस 2019 में 34वां रैंक लाई हैं, अंडर 50 हैं और यह मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हैं, पश्चिमी यूपी से, जो एक बहुत ही सामान्य परिवार से संबंधित हैं, जिन्होंने बहुत कठिनाइयों को झेलते हुए, बहुत संघर्ष करते हुए, वह भी उस क्षेत्र से जिस क्षेत्र के सामान्य तौर पर जो बच्चे होते हैं जिनका रुझान इस एग्जामिनेशन के प्रति ना के बराबर होता है, इन्होंने एक मिसाल कायम किया है अपने क्षेत्र के लिए भी, अपने समाज के लिए भी और अपने राष्ट्र के लिए भी। तो पहले तो रितु को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सर, उपलब्धि के लिए। और अब हम लोग यहाँ पे रितु से जानने का कोशिश करेंगे कि जिससे आप लोग मोटिवेट हो सकें, बहुत सारी चीज़ों को रितु से जान पाएँ, समझ पाएँ। तो रितु, जैसा कि इस एग्जामिनेशन के विषय में कहा जाता है कि एक तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी आपने इसमें एक अच्छे रैंक के साथ आपने इसमें मतलब सिलेक्शन आपने लिया जी। तो आपका इस एग्जामिनेशन के प्रोसेस के विषय में क्या कहना है? सर, सबसे पहले तो मैं सर का धन्यवाद करती हूँ कि सर ने मतलब किरण पब्लिकेशन के माध्यम से मुझे एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया कि मैं अपनी बात यहाँ पर रख सकती हूँ। सर, जैसा सभी आपने भी बताया कि मेरा सिलेक्शन जो है वो डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है, मेरा 34वां स्थान है। ये जो अगर मैं पूरी परीक्षा की बात करूं या इसके चरणों की बात करूं, तो ये सर पूरी परीक्षा 3 चरणों में होती है। सबसे पहले प्रारंभिक स्तर पर प्रीलिम्स की तैयारी, फिर दूसरे में मेंस का चरण है और फिर है इंटरव्यू का चरण। तो ये पूरी परीक्षा को 3 चरणों में बांटकर हम देखते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा जो हर्डल लोग मतलब जो या स्टूडेंट्स महसूस करते हैं वो प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर महसूस करते हैं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में भी इसके 2 एग्जाम होते हैं, एक सामान्य अध्ययन 1 का और एक सामान्य अध्ययन 2 का पेपर होता है। और अगर बात की जाए सेकंड पेपर, तो सेकंड पेपर अगर ये तो अब वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश पीसीएस का पूरा सिलेबस है वो यूपीएससी के समान ही हो गया है। बस इसमें थोड़ा सा हमें उत्तर प्रदेश का स्पेशल थोड़ा अलग पढ़ना पड़ता है, और साथ ही साथ चूंकि वहां पर हिंदी के मार्क्स कैलकुलेट नहीं होते या ऐड होते हैं, तो थोड़ा डिफरेंस ये है। और इंटरव्यू की तैयारी तो सर सभी को पता है एक समग्र तैयारी है, वो कभी एक दिन में नहीं होती, वो तो हमारी पूरी की पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट है। हालांकि इंटरव्यू के दौरान बस उसे कुछ चीजों में सुधार करके और ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है, जैसे करंट का जो उस समय मुद्दे चल रहे होंगे तो उन समय तो सर। चलिए, तो जैसा कि रितु ने बताया इस एग्जामिनेशन के प्रोसेस के विषय में कि क्या इस एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, 3 स्टेज का एग्जाम, जैसा कि आम तौर पर आप सब भी जानते होंगे। अच्छा रितु, एक सबसे बड़ा जो स्टूडेंट के बीच में जो समस्याएं जो आती हैं, हर स्टूडेंट यह जानना चाहता है कि जी, या कोई ना कोई स्टूडेंट किसी न किसी से मोटिवेट होता है जी, इस एग्जामिनेशन के संदर्भ में विशेषकर देखा गया है। हाँ जी। तो क्या आपको भी किसी से मोटिवेशन मिला कि हाँ मुझे इसे पोस्ट में आना है या फिर इस एग्जामिनेशन में आना है? तो क्या आपको किससे मोटिवेशन मिला? सर, अगर मोटिवेशन की बात ही की जाए तो मैं सबसे ज़्यादा मैं चूंकि एक ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर गर्ल्स एजुकेशन को बिल्कुल भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, और मैं और मेरी बहन, मुझे लगता है कि गांव की दूसरी या तीसरी लड़कियां होंगी जिन्हें रेगुलर पढ़ाया गया है। और उसके बावजूद मतलब मेरे माता पिता ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया हमेशा से। जैसे कि मेरा नाम ही है रितु, मैं हमेशा से अपने नाम के अनुसार ही परिवर्तन करना चाहती थी, उस मतलब समाज में एक बदलाव लाना चाहती थी। मैं बचपन से ही अपने पापा को से एक प्रश्न पूछा करती थी कि पापा जी, हम क्यों नहीं डॉक्टर बन सकते, हम क्यों नहीं टीचर बन सकते, लाइक दैट। तो पापा कहते थे मेरे कि बेटा हमारे इसमें लड़कियों को इतना पढ़ाया नहीं जाता उस परिवेश में, इस तरह का हमेशा एक प्रश्न रहता था। लेकिन जब मेरी जिजीविषा को मेरे पापा ने देखा, उन्होंने महसूस किया कि मेरी बेटी पढ़ना चाहती है। हालांकि इसमें सबसे पहला जो कदम उठाया था, मैं इस मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी अपनी दादी जी को। मेरी दादी जी हमेशा चाहती थी कि उनकी मतलब पोती जो है वो बहुत बड़ी अधिकारी बने, क्योंकि उन्होंने एक मेरा नाम भी रखा था कि सोनिया। वो बचपन से प्यार से बुलाती थी, उन अभी भी वो मुझे सोनिया ही कहती थी। जब 2012 में वो फाइनली हमें छोड़कर चली गई, तो मैं, जैसे मैंने कहा कि अपने नाम के अनुसार मैं एक परिवर्तन लाना चाहती थी, तो वो भी मुझे बहुत प्रोत्साहित करती थी कि नहीं रितु, जैसे तुम हो आगे बढ़ना।
गांव के बच्चों में हमेशा आगे अव्वल आना, चाहे खेल कूद हो, उसमें कोई भी कंपटीशन हो उसमें मोटिवेट करती थी कि नहीं आगे आना। फिर इसी चीज़ को मेरे पापा जी ने समझा, मेरे पापा जी ने इसी चीज़ को आगे बढ़ाया। फिर मेरे पापा जी के जाने के बाद इसी चीज़ को मेरे भैया भाभी ने महसूस किया और उन्होंने आगे बढ़ाया, और मैं लगातार। और अगर मुझे सबसे ज़्यादा परिवर्तन वो कहीं से मिला है तो सर उस परिवेश से मिला है जिस परिवेश में एकदम लड़कियों को जकड़ कर रख दिया जाता था, और मैं कहीं ना कहीं बस उसी सामाजिक बंधनों को तोड़ना चाहती थी बचपन से ही, और जिसमें मेरी फैमिली ने मुझे प्रोत्साहन दिया है। चलिए, बहुत बधाई हो ऋतु। जैसा कि सामान्य तौर पर बच्चे जो होते हैं वो इस एग्जामिनेशन को लेकर एक कंफ्यूजन उनके मन में होता है जी। कि एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, हाँ जी, वो सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है जी, और इसके लिए कैसे, क्योंकि 3 आपको स्टेज से गुजरना होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, जैसा कि आपने पहले बताया। तो क्या इसके लिए आपने कोई अलग से स्ट्रेटजी बनाई थी कि मुझे पहले प्रीलिम्स के लिए क्या करना है, मेंस के लिए क्या करना है, इंटरव्यू तो लास्ट स्टेज का वो होता है। जी, तो प्रीलिम्स और मेंस का तैयारी, क्योंकि मेंस में भी 4 जीएस के पेपर जी। पढ़ने हैं, उसके बाद जीएस में आपको ऑप्शनल। प्रीलिम्स का पढ़ना है, ऑप्शनल पढ़ना है, तो इसके लिए आपने क्या स्ट्रेटजी बनाया? सर सबसे पहले तो जैसा मैं बता दूं कि कोई बैकग्राउंड ना होने के कारण मुझे थोड़ा समय लगा, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कहूंगी कि अगर स्ट्रेटेजी बना के तैयारी की जाए सही से, क्योंकि अब ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आसानी से अवेलेबल हो गई हैं, तो सबसे पहले आप सिलेबस को अपने सामने रखिए। सिलेबस अपने सामने रखिए। मैं पहले पीटी के स्तर पर बात करूंगी। पीटी के स्तर पर पहले पीटी के सारे सिलेबस का अच्छे से अध्ययन करिए। जो मार्केट में किताबें हैं या कुछ टॉपर्स ने जो किताबें सजेस्ट की हैं, जो रेफरेंस किताबें हो गई, एनसीईआरटी की जो किताबें हो गई, उन किताबों को अपनी रेफरेंस किताबें बनाइए। और सबसे पहले लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं, इसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। सबसे पहले पीटी की बात कर रही हूँ, हालांकि पीटी और मेंस दोनों के ही स्तर पर, उससे हमें ये पता चलता है कि किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर एक बार हमें ट्रेंड पता चल जाए, ट्रेंड जैसे करंट अफेयर्स का हो गया या ट्रेडिशनल जो हमारा पार्ट है, ट्रेडिशनल पार्ट से भी किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। और फिर रही बात पीटी और मेंस की, तो मुझे लगता है कि पहले हमें अपना मेंस तैयार करना चाहिए, क्योंकि मेंस तैयार करते करते कंसेप्ट अगर हमारा क्लियर हो जाएगा तो जो हमारा फैक्चुअल पार्ट है, उस फैक्चुअल पार्ट के ऊपर हमारे स्वतः ही हमारी कमांड हो जाएगी। तो मैंने सर क्या काम किया था कि जितने भी मेरे मेंस के जो 4 सब्जेक्ट हैं, जीएस के जो 4 सब्जेक्ट हैं, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, पेपर 4 है बेसिकली। तो इन चारों के जितने भी अंदर सब्जेक्ट थे, उन सब के मैंने सिलेबस वाइज उनकी तैयारी, टॉपिक वाइज, बेसिकली 1 बाय 1 में टॉपिक वाइज आगे बढ़ी सबकी किताबें। और उनका मैंने कुछ का नोट्स का जिस्ट भी तैयार किया था अपना, छोटा छोटा समझने के लिए। जैसे क्योंकि मेंस के एग्जाम के दौरान 3 घंटे का टाइम मिलता है, तो उस 3 घंटे में तेजी से क्विक रिवीजन कर ले, या एग्जाम से पहले जो 10 दिन का टाइम पीरियड होता है उसमें तेजी से क्विक रिवीजन कर लिया जाए। और इसके अलावा सबसे ज्यादा जो ऑप्शनल के अलावा जो फोकस किया था वो था आंसर राइटिंग पर। मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना भी चाहूंगी कि विद्यार्थी को सबसे ज्यादा जो फोकस करना चाहिए वो आंसर राइटिंग पर करना चाहिए, मेंस के स्तर पर और प्रीलिम्स के स्तर पर। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ आपकी जो किताबें हम पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की जो किताबें पढ़ रहे हैं, अपना जो बेस तैयार कर रहे हैं, उसके अलावा प्रैक्टिस सेट के ऊपर सबसे ज्यादा कमांड होनी चाहिए। वहां गलती करने से अच्छा है कि अपने रूम पर वो गलती कम कर ली जाए, ताकि सिलेक्शन की संभावना बढ़ सके। तो ऋतु, जैसा कि सामान्य तौर पर हम लोग भी क्लास में बताया करते हैं बच्चों को, बहुत लंबे वर्षों से पढ़ाते आ रहा हूँ। जी सर। तो बताता हूँ कि आपको अगर तैयारी करना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो सबसे पहले आपको एग्जाम के पैटर्न का पता होना जी चाहिए। सर। एग्जाम के प्रोसेस को पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जी। और उसके लिए हमेशा बताता हूँ कि पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो। हाँ जी। तो जैसा कि आपने भी बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे इम्पोर्टेंट है, एक पार्ट है जी। इस एग्जामिनेशन। जी। तो क्या आपने भी ऐसा किया था, और किया तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कि जो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होते हैं, तो उन्हें कोई भी एक बुक पढ़ना चाहिए? आपने कौन सी किताबें पढ़ी थी? सर अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बात की जाए, हालांकि मार्केट में बहुत सारा मार्केट मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन मैंने जो बुक मतलब सजेस्ट की थी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए, वो किरण पब्लिकेशन की आती है, जिसमें सारे क्वेश्चंस का क्या है कि अपना एक समग्र हमें सारे मिल जाते हैं, एक ही जगह पर मिल जाते हैं, उनका संग्रह है। तो उससे क्या है कि लास्ट ईयर का जितना भी ट्रेंड परिवर्तित हुआ है, वो ट्रेंड भी मुझे टाइम टू टाइम पता चलता रहा।
जी जैसे एक किताब जो है। जी सर, इसमें यही है वो किताब, मतलब अगर इसकी बात की जाए तो ये सामान्य अध्ययन की है। प्रैक्टिस। जी, ये प्रैक्टिस वाला, इसमें 1991 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चंस इसमें कलेक्ट हैं। जी ऋतु, एक तो इसमें जैसे ऑप्शनल भी एक है, जी एक ऑप्शनल रखना होता है। पहले तो दो हुआ करता था, अब तो एक ऑप्शनल है। तो आपने कौन सा ऑप्शनल चूज किया था? सर, मेरा वैकल्पिक विषय इतिहास रहा है, और इसी मंच के माध्यम से मैं आप सभी से को बताना चाहूंगी कि मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूं कि जिन सर की मैं किताब पढ़ती हूं, आज मैं उन सर, वही सर आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सर को दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। थैंक यू। तो हिस्ट्री आपने ऑप्शनल रखा। अच्छा, हिस्ट्री ऑप्शनल रखने के पीछे आपका मेन रीजन क्या रहा था? सर, ये चूंकि मेरा कभी भी बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं रहा है, लेकिन एक हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट था जिसने मुझे अपनी तरफ हमेशा से अट्रैक्ट किया है, क्योंकि एक तो इसकी जीएस में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके अलावा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और मॉडर्न इंडिया और विश्व इतिहास में क्या चल रहा था, उन सारी घटनाओं को जानने का जो क्रेज था, उस क्रेज की वजह से मैं इस सब्जेक्ट की तरफ आकर्षित हुई। मुझे आज तक कभी ये नहीं लगा कि इतना बड़ा लेंदी सब्जेक्ट है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि बहुत लेंदी है, इसमें तो कोई छोटा ऑप्शनल लेके काम कर लो, लेकिन जो उसकी तरफ जो रुझान था, उस रुझान की वजह, रुचि की वजह से। एक तो यह भी था कि हिस्ट्री इसलिए भी जरूरी थी, जीएस फर्स्ट में हमारी, जीएस फर्स्ट में आपका पूरा हेल्प कर रहा जी। है। उसके साथ साथ अगर सेकंड पेपर भी देखा जाए तो आईआर के रूप में भी अगर आपको जानना है तो वर्ल्ड हिस्ट्री जानना होता जी। है। पेपर 4 की बात की जाए तो हम जो यहाँ पे थिंकर पढ़ते हैं, चाहे गांधी हो, बुद्ध हो, महावीर हो, उनकी रूसो, फिलॉसफी हो, कांट, सारे, रूसो, कांट, तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यूज हमारा हो जाता है। इसके साथ साथ एक आपका आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, सोसाइटी वाले पेपर में हेल्प मिलता है जी। तो चलिए, अच्छी बात है। हिस्ट्री काफ़ी यूजफुल है और आप लोग तो सेलेक्ट हुए हो, आप लोग तो कम से कम उन बच्चों को बता सकते हो जो हिस्ट्री को लेकर भ्रमित होते हैं। हिस्ट्री बहुत वास्ट है, बहुत फैक्ट्स है। तो आपने सुना जैसा ऋतु से कि हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जी। अच्छा ऋतु, एक पेपर 4 को लेकर भी एक नया ट्रेंड ये जुड़ा है जी। जैसे सामान्य अध्ययन में 4 जो जीएस पेपर है, तो उसमें पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जी। जो नैतिकता, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि। जी सर। तो इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है बच्चों में, तो इसके लिए आपने क्या किया? सर, मैंने सबसे पहले तो इसके बेसिक टर्म्स को क्लियर किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर बेसिक टर्म्स होंगे, और फिर बेसिक टर्म्स को क्लियर करने के साथ साथ मैंने उसे बुकिश लैंग्वेज में लिखने की कोशिश नहीं की थी। हर डेफिनेशन को मैंने अपने शब्दों में तैयार किया था, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में कभी किताबी भाषा पहुंच ही नहीं पाती, वही पहुंच पाती है जो हमने अपने आप से स्वतः तैयार की होगी। और फिर मैंने हर टॉपिक के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स तैयार किए थे। और मेरे क्या था कि अगर सत्यनिष्ठा की बात कर ली जाए तो सत्यनिष्ठा के भी मैंने 2-3 एग्जाम्पल तैयार किए थे, ये नहीं कि एक ही तैयार करके रह गई। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि एग्जाम में हमारे ऊपर इतना सारा प्रेशर होता है, उसमें चीजें वहां जाके मिनिमम हो जाती हैं, तो अगर हम मैक्सिमम पढ़ेंगे तो मिनिमम तो कुछ ना कुछ याद रह जाएगा। मेरा हमेशा ये मानना है, हालांकि सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग रहती है। अच्छा ऋतु, एक जैसे आजकल जो बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आपने दिया भी होगा 2019 के भी पेपर मैंने जो देखा जी। तो जो जीएस का जो पेपर है वो बड़ा ही करंट से इंटरलिंक है जी। और सभी एग्जामों में पूछा जा रहा है, चाहे वह यूपी हो, यूपीएससी हो, तो बिल्कुल करंट से इंटरलिंक करके पूछा जाता है। जी। तो उसके लिए आपने क्या किया, क्योंकि करंट का तो बहुत ही ओपन है, बहुत ज्यादा ब्रॉड है, तो उसके लिए आपने क्या किया था करंट के पेपर को सॉल्व करने के लिए, या वैसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो इंटरलिंक हो करंट से? सर, सबसे पहले तो जो ट्रेडिशनल के जितने भी टॉपिक है, मेरी हमेशा से आदत रही है कि उन्हें करंट के साथ लिंक करके पढ़ने की। और करंट के लिए मैंने जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स पढ़ी, उन मैगजीन्स के अलावा योजना एंड कुरुक्षेत्र जो हमारे आते हैं, योजना और कुरुक्षेत्र का एक जिस्ट आता है सर, किरण पब्लिकेशन का ही। उस जिस्ट में क्या होता है कि सारी चीजें हमें एक साथ मिल जाती है, हमें मतलब लास्ट टाइम पे इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ता, चाहे वो सेकंड पेपर को लेकर बात कर ले या फर्स्ट पेपर में सोसाइटी को लेकर हो। इसमें हाँ, इसमें योजना और कुरुक्षेत्र का जो जिस्ट है यही वाला, तो इसमें जिस्ट में इसमें ये हेल्प हो जाती है कि मतलब सेकंड पेपर और थर्ड पेपर की अगर स्पेशली बात की जाए तो इन दोनों में करंट का अपना बहुत ज्यादा रोल है। और लास्ट टाइम पे इधर उधर दौड़ने से बेटर है कि मतलब एक ही जगह सारी चीज समग्र रूप में मिल जाए। इसके साथ साथ करंट के लिए जैसे आपने जो पढ़ा होगा एक वो था सर, इसमें जो इसका लोकसभा के जो चैनल है उन सब का जो जिस्ट है, उन सब की न्यूज का पेपर का उसमें जो, हाँ जी सर, मतलब ये काफी यूजफुल है। नहीं, काफी बहुत ज्यादा यूजफुल है सर, स्पेशली इसमें टाइम बचता है सर। ये तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी स्टूडेंट्स को कि सिर्फ इसमें
अच्छा रितु, इसमें जैसे कि आपने एसए का भी पेपर दिया, जी। तो एसए के लिए क्या कुछ अपने अलग से, मतलब उसके लिए स्ट्रेटजी आपने बनाया था, या पहले कुछ उस तरीके से आपने काम किया जो आपको लगा कि नहीं एसए के लिए कुछ अलग से स्ट्रेटजी बनाकर काम किया जाए, तो उसके लिए आपने क्या किया था? सर वैसे तो मैंने जो मेन फोकस किया था एसए के लिए, तो मैं योजना और कुरुक्षेत्र के ही माध्यम से मैंने किया था। क्योंकि क्या होता है ना कि उसमें जितनी भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है, या चाहे गवर्नमेंट की स्कीम्स के भी अदर बात की जाए, उदाहरणों की बात की जाए, या कई बार क्या होता है ना कि हम किसी एसए को कहानी से शुरू करते हैं, और कहानी से ऐसे है ना एक मतलब उसमें एक जुड़ाव होना चाहिए, पूरी बात कहने में टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। तो उस पूरी बात को कहने के लिए, जुड़ाव को कहने के लिए हमारे पास उतना कंटेंट भी होना चाहिए, और वो कंटेंट तभी मिल सकता है जब हमने कुछ अच्छा मटेरियल पढ़ा होगा। तो मुझे तो लगता है कि हमेशा मतलब इन्हीं पब्लिकेशंस, चाहे वो किरण पब्लिकेशन के माध्यम से है या योजना कुरुक्षेत्र का जो है, उसे समग्र रूप में करना चाहिए। और फिर सबसे पहले एसए की एक रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। मान लिया कोई भी ऐसे हम स्टार्ट करने चाह रहे हैं, तो उसके हमें सारे आयाम तैयार कर लेने चाहिए कि कौन कौन से आयाम है जो हम अपने एसए में डिस्कस करने वाले हैं। एक बार अगर रफली उसे कर लेते हैं तो हमारे माइंड में कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में वो रहता है, तो उसी अकॉर्डिंग फिर आगे बढ़ने में मतलब फायदा रहता है। कुछ लोग कोटेशन के माध्यम से भी ऐसे स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं खुद करती हूँ। जी। अच्छा किरण, एक सवाल हर बच्चा जानना चाहता है जी। एक टॉपर से, क्योंकि आपके अंदर भी वो जिज्ञासा रही होगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, कि जो आप आंसर लिखते हो तो आंसर में क्या करना चाहिए। जैसे कि सामान्य तौर पर हम लोग भी क्लास में बताया करते हैं कि आंसर आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जी। कोई फ्रेम पहले से नहीं बनाना है कि मुझे बुलेट पॉइंट में लिखना है या फिर मुझे पैरे में लिखना है। तो आपने क्या अपनाया? सर मुझे लगता है कि ये प्रश्न के नेचर के अकॉर्डिंग ही हम उसमें उसे पैराग्राफ में लिख सकते हैं या बुलेट पॉइंट में लिख सकते हैं। मान लिया गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स पूछी है कि या किसी चीज की विशेषताएं पूछी है, तो हमारे पास यहाँ स्कोप बढ़ जाता है। स्कोप यानी कि हम उसे डायग्राम के माध्यम से दिखा सकते हैं या कैसे भी दिखा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है सर जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग बड़ी महत्वपूर्ण होती है ऐसे की स्टार्टिंग, और जो उसका एंड होता है मतलब सॉरी क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग और एंड होता है। और ये स्टार्टिंग और एंड जैसे सेकंड और थर्ड पेपर की ही बात की जाए, तो चाहे वो गवर्नमेंट की करंट की जितनी भी स्कीम्स होंगी और जितना भी डाटा होगा, स्पेशली थर्ड पेपर में मान लिया सतत विकास लक्ष्यों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो हम उसे सतत विकास लक्ष्यों के साथ एंड कर सकते हैं। और 17 सतत विकास लक्ष्य है हमारे पास, 17 स्कोप है, यानी कि 17 तरीके से हम क्वेश्चन का एंड कर सकते हैं, 17 टॉपिक में, अलग अलग टॉपिक में। इसके अलावा चाहे यूएनडीपी का कोई डाटा हो, वर्ल्ड बैंक का कोई डाटा हो, उस डाटा को यूज कर सकते हैं। एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगी, ऑक्सफोम इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आती है, जैसे ऑक्सफोम इंटरनेशनल की रिपोर्ट जैसे बताती है कि कितने % लोगों के पास इतनी संपत्ति है, मतलब जो हमें पूरा बताती है, तो उसका हर जगह हम यूज कर सकते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर। तो यही है, मुझे लगता है कि उत्तर लेखन की जो सुंदरता है वो सुंदरता ये है कि कैसे आपने उसका प्रारंभ किया है, कैसे आपने विषय के साथ जुड़ते हुए उसका अंत कर दिया। विषय से भटकाव नहीं होना चाहिए। अच्छा किरण, जैसा कि एक लास्ट प्रश्न है कि इंटरव्यू को लेकर जो सामान्य तौर पर बच्चों में जो एक जिज्ञासा होती है कि इंटरव्यू में कुछ वैसे पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है, जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मतलब इसको लेकर एक भ्रांतियां भी हैं। तो कुछ ऐसा प्रश्न जो सब्जेक्ट से अलग हटकर आपसे पूछा गया और जो आपको भी लगा हो कि हाँ कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिसके उत्तर आप सोचे भी नहीं थे कि इस तरीके से प्रश्न, तो क्या वैसा प्रश्न आपके साथ पूछा गया था या फिर बेसिक ही पूछा गया था? सर मुझसे सभी तरह के प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन चूंकि जैसे मेरी हाइट बहुत ज्यादा है, 5'11" मेरी हाइट है, तो मुझसे जो एंटर करते ही जो सबसे पहला प्रश्न था मैम का, जो एक्सप्रेशन था, वाओ व्हाट अ हाइट, लाइक दैट। हाँ, और 5-7 मिनट इंटरव्यू मेरी हाइट पे ही चला। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हालांकि मैं तैयार थी कि इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे एक मुझे बड़ा अनएक्सपेक्टेड प्रश्न लगा था जो आज तक कभी मुझसे नहीं पूछा गया था, कि अगर आपके हस्बैंड की हाइट आपसे कम होती है तो आप कैसे टैकल करोगे। और इसके अलावा आयोग ने कहा था कि हम में से किसी एक को प्रपोज करिए। तो ये मतलब वो फिर भी मैं एक बार को संभावित प्रश्न मान के चल रही थी, लेकिन ये थोड़ा एकदम डिफरेंट था कि हाँ आपके हस्बैंड की हाइट अगर आपसे कम होती है तो फिर वो शादी कैसे चलेगी, लाइक दैट। तो थोड़ा चलिए। अच्छा किरण, आप उन बच्चों के लिए जो बच्चे आज आपको देख रहे होंगे, आगे देखेंगे, या जो इस तैयारी में लगे हुए हैं, जो भी चाहे बॉयज हों गर्ल्स हों, विशेषकर उन गर्ल्स के लिए भी
जो इस तैयारी से जुड़े हुए हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो आगे वे अपनी तैयारी को और भी अच्छे से कर सकें और कल के डेट में आप ही की तरह वह भी सेलेक्ट हो पाए? थैंक यू। मैं एक लाइन जो हमेशा मानती हूँ और कहती भी हूँ कि कभी हार मत मानना और मेहनत, लगन और धैर्य बनाए रखना, क्योंकि ये पूरी की पूरी परीक्षा आपकी धैर्य की, मेहनत की परीक्षा है। आप जितनी ईमानदारी से प्रयास करेंगे उतनी ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी। और जो आंसर राइटिंग है, मैं फिर से यही इस मंच के माध्यम से कहूंगी कि सबसे ज्यादा फोकस करिएगा आंसर राइटिंग पर, क्योंकि जितनी आज जो ट्रेंड चेंज हुआ है, उस ट्रेंड चेंज में 3 घंटे में 20 क्वेश्चन टैकल करना अपने आप में एक चैलेंज है। तो डेली कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर लिखिएगा और बस निरंतर पढ़िएगा। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सबको। थैंक यू सर।